नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करके गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा संदेश दिया है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे पटना में जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने फिर कौन सा भरोसा दिया है। साथ ही तीसरे सेगमेंट आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने आखिरकार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ही ली। वहीं आखिर आपको बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए किस पूर्व मंत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज़ नाउ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू पहुंचकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, अब ये लौट कर किसी हाल में नहीं आने वाला। ये बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कही। वहीं महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। बीजेपी मैनिफेस्टो में वादा किया गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद को मिटा दिया जाएगा। एक शांतिपूर्ण जम्मू और कश्मीर सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी ने विवाहित महिलाओं के लिए सालाना 18,000 रुपए देने का वादा भी किया है और 5 लाख नई नौकरियां देने की भी बात मैनिफेस्टो में कही है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आज ये पूरे देश को स्पष्ट करना चाहता हूं कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है। ये कभी नहीं लौट कर आ सकती है और हम इसे आने भी नहीं देंगे। आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। अमित शाह ने आगे कहा, आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। उधर आर्टिकल 370 को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमर पिछले 3-4 साल से एक बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है।
उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतई नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि दो जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फ़ैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में करीब एक दशक बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा, दूसरे चरण में 25 सितंबर को, तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बाद आया है, जिसमें अलगाववाद की बात की गई है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर एक संदेश देने की कोशिश की है कि 370 अब जम्मू कश्मीर में वापस कोई नहीं लगा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए भेजा है। राजधानी पटना के आईजीआईएमएस में नेत्र अस्पताल का जेपी नड्डा ने उद्घाटन भी कर दिया। इससे पहले जेपी नड्डा बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर गए। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की और यहां उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। बिहार को मेडिकल क्षेत्र में कई सौगातें देने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने पटना आईजीआईएमएस में नेत्र अस्पताल का जेपी नड्डा ने उद्घाटन कर दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने कहा, जब मैं 2019 में स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने आखिरी आधारशिला यही नेत्र रोग विभाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। एक बार फिर मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन मैं यहाँ आईजीआईएमएस में कर रहा हूँ। यहाँ मुझे सौभाग्य मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में, तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहाँ 2019 में, जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहाँ शिलान्यास किया था। और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं आईजीआईएमएस के इस दर। वहीं जेपी नड्डा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 1983 से 2005 तक आईजीआईएमएस में विकास की क्या गति थी, 2005 से 2024 तक विकास की क्या गति है, विकास ने किस गति से लंबी छलांग लगाई है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में आएगा कि इस इंस्टीट्यूट का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी और बिहार के विकास की भी कहानी और विकास के मील पत्थर और उसको आगे विकसित करने की योजना, जो कुछ भी हम सबको आज देखने को मिलती है, उसकी कहानी 2005 से शुरू होती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के भी इतिहास को खंगालेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि आईजीआईएमएस 1983 से 2005 तक यहां विकास की क्या गति थी और 2005 से लेकर के 2024 तक विकास ने किस तरीके से एक लंबी छलांग लगाई है, यह भी आपको पास दिखने को मिलता है। आप जब भी इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं न कहीं एनडीए सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की वहीं पटना आईजीआईएमएस में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जब हमारी सरकार 2005 में आई थी तब स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवा व अन्य सुविधाओं की कमी थी। 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। अब आईजीआईएमएस यहाँ जो है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। शुरू में तो कुछ काम हुआ
लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हम लोग जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग तो आ करके देखे थे, पहले भी जान रहे थे। हम लोग दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। अब बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई यहाँ और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। वहीं अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमारा रिश्ता 1995 से है। पहले वाले क्या करते थे, हमसे 2 बार गलती हुई कि मैं उनके साथ चला गया, लेकिन अब नहीं होगा। लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी वो लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी। दरअसल पटना IGIMS में 188 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी मेडिकल क्षेत्र की सौगात देने जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर फिर साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हाल में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मुलाकात हुई थी। इसके बाद चर्चा होने लगी थी कि फिर से नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर भरे मंच से साफ शब्दों में कह दिया कि वह कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने यह बयान देकर बता दिया कि बिहार में फिलहाल कोई बड़ा खेला होने वाला नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में चुनावी सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट ने भी राजनीति में कदम रख दिया है। बता दें, पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद अब उन्होंने नई राह पकड़ ली है। शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चर्चा है वे कांग्रेस के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफे भी दे दिए हैं। दोनों पहलवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे ने उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। कांग्रेस में प्रवेश के साथ इन दोनों का हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना भी तय हो गया। दोनों पहलवानों ने कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी पर भड़ास निकाली। विनेश फोगाट ने कहा कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। हरियाणा में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी पर भड़ास निकाली। विनेश फोगाट ने कहा कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है।
जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तब बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां हमारा समर्थन कर रही थी। जो तकलीफ महिलाओं के लिए हमने झेली है वो किसी को होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जंतर मंतर पर कुश्ती छोड़ सकती थी। बीजेपी ने आईटी सेल में ये बात फैलाई कि हम चुके हुए कारतूस हैं। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल ने कहा कि हम नेशनल खेलना नहीं चाहते। मैंने नेशनल खेला, उन्होंने कहा कि ट्रायल नहीं खेलना चाहती। मैंने ट्रायल भी खेला। उन्होंने कहा कि हम ओलंपिक नहीं जाना चाहते। मैं वहां भी गई, पूरी मेहनत की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जो भी हुआ, कैसे हुआ, मैं विस्तृत बात करूंगी। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज ना। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा, हम कांग्रेस के सभी नेताओं का धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ मुश्किल घड़ी में खड़े रहेंगे। भाजपा आईटी सेल ने कहा कि इनका मकसद राजनीति करना था, हमने तो उन्हें पत्र भेजा था। भाजपा की सभी महिला सांसद के घर पर पत्र भेजा था, तब भी वे महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस बिना बताए वहां आई और साथ दिया। अब हम पार्टी में रहकर मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी।
तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से 10 राजाजिक मार्ग पर मुलाकात, हमें आप दोनों पर गर्व है। पेरिस से लौटने के बाद जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत में पहुंचे थे। विनेश के स्वागत में निकाले गए जुलूस में भी दीपेंद्र काफी दूर तक साथ चले थे। उस दौरान बजरंग पूनिया भी साथ थे। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी में दोनों खिलाड़ियों ने कुछ हद तक अटकलें साफ कर दी हैं। हालांकि देखना ये रहेगा कि विनेश फोगाट कौन से विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ेंगे। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने झटका देते हुए अपनी पार्टी को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के अनुसार प्रतिनिधित्व की बात राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। अगर आप इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है तो मैं उनके साथ क्यों न जुड़ जाऊं। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, कांग्रेस को राजेंद्र पाल गौतम मुबारक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और सीमापुरी विधानसभा सीट से आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम आपका साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पवन खेड़ा ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व यही राहुल गांधी बोल रहे हैं। वे नफरत के बाजार में प्यार की दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है तो मैं उनके साथ क्यों ना जुड़ जाऊं। ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे। वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी, हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। उन्होंने जो मुझे मौका दिया 2 बार विधायक लड़ने का और बहुत बड़े मार्जिन से 2 बार जीती, मंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में माइनॉरिटीज़ के लीडर्स के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है, ठेस लगती है। और हमने कोशिश की पार्टी में रहते हुए कि सामाजिक न्याय पे आप लोग आइए, और आप सामाजिक न्याय पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे हमारा विचार नहीं मिलेगा। इसी वजह से अल्टीमेटली दुखी मन से कि भाई यहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाना मुश्किल है। और मेरी लड़ाई कोई एमएलए, एमपी, मंत्री बनने की नहीं है, कभी नहीं रही। जिस चीज़ की लड़ाई, अगर वो लड़ाई वहाँ जाके वहाँ रह के नहीं लड़ सकता तो अननेसेसरी मैं उनको दुखी करूँ या वो मुझे दुखी करूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। वो अपना जो उनका अपना क्षेत्र उस पर काम करें, और मैं अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई जहाँ से आगे बढ़ती देखेगी वहाँ मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूँकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं,
अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूँगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या MP MLA बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बड़े सम्मान पूर्वक ज्वाइन कराया। वहीं आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, हमें खुशी है कि राजेंद्र पाल गौतम जो सामाजिक लड़ाई के नेता के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने आज कांग्रेस का हाथ थामा है। उनके आने से निश्चित रूप से हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई को बल मिलेगा। कांग्रेस को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान होगी। दिल्ली की राजनीति पे इसका किस तरीके से असर देखती है कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, अब आप उनके नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? हरियाणा में तो आप लोगों की बातचीत चल रही है, दिल्ली में तो माना जाए फुल स्टॉप लगा हुआ है या कोई संभावना है या नहीं है? देखिए, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि दिल्ली में हमने लगातार ग्राउंड पे काम किया है, अपनी मजबूती को बनाने का काम किया है और इस दौरान बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से पार्टियां छोड़कर हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार ये कारवां जारी है। उसी क्रम में आज यहाँ AICC में भी राजेंद्र पाल गौतम जी ने जहाँ किया, वहीं 3:30 बजे फिर कुछ शिक्षाविद, हमारे वकील और वो लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जोड़ेंगे। मैं स्पष्ट करता रहा हूँ कि निश्चित ही हमारा जो संगठन, जो हमारा अलायंस था, वो नेशनल लेवल पर था। दिल्ली में इसकी कोई संभावना मुझे सामने दिख नहीं रही। उधर बीजेपी ने आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। बीजेपी नेता कहा कि उनका कांग्रेस में जाना कोई अलग नहीं है, दोनों ही हिंदू विरोधी पार्टी है। राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी में शामिल करके ये स्थापित कर दिया कि कांग्रेस हिंदू विरोधियों की, सनातन विरोधियों की शरणास्थली है। आप खूब गालियां दीजिए हिंदुओं को, खूब गाली दीजिए हिंदू देवी देवताओं को, कांग्रेस आपको चेहरा मोहरा दोहरा बनाएगी। ये इससे स्थापित हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने पहले रिएक्शन के तौर पे कहा है कि कांग्रेस को राजेंद्र पाल गौतम मुबारक। मैं इससे 16 आने सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। राजेंद्र पाल गौतम ज्वाइनिंग के बाद मीडिया से कहा कि आम आदमी पार्टी में दलितों और मुस्लिमों का मतलब उनको दरकिनार किया जाता है, इसलिए मैं पार्टी शुरू कराया। आश्चर्य की बात है कि उन्हें यह समझने के लिए 10 साल लग गए। मेरा मानना है कि यह भी अरविंद केजरीवाल की एक साजिश है। अरविंद केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें मालूम है दिल्ली का मुसलमान उन्हें वोट नहीं देने वाला, कांग्रेस को वोट देने वाला है। तो उन्होंने बड़ी सफाई से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने के लिए एंटी हिंदू चेहरे को, जो असल में अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी मित्र हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्हें बड़ी सफाई से राहुल गांधी से कह के कांग्रेस में चेहरा मोहरा दिलवा दिया। देखिए, कांग्रेस को पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, मगर इतना जरूर है कि केजरीवाल ने अपना नुकसान घटा लिया। दरअसल कांग्रेस में जाने से पहले राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम खुला पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में अपने मन की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो आगे भी अरविंद केजरीवाल का सम्मान करते रहेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर वो आम आदमी पार्टी से निराश हैं, इसलिए वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने लेटर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, सामाजिक न्याय व सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी तथा भागीदारी के संघर्ष को गतिमान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों व सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।